हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता। और हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड का चैप्टर इवोपरेशन, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा इवोपरेशन के, जिसमें हमने इवोपरेशन का इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवोपरेशन प्रोसेस को स्टडी किया। फिर सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंसेस देखे इस इवोपरेशन प्रोसेस के विद डिफरेंट अदर प्रोसेसेस। देन थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हमारा मेन टॉपिक विच इज़ इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द इवोपरेशन प्रोसेस, जिसके अंदर हमने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इवोपरेटिंग पेन को स्टडी किया। देन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमने सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर की स्टडी की। और अब हम हमारे थर्ड इंस्ट्रूमेंट और वी कैन से इक्विपमेंट क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर की स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर और ये कैसे लिक्विड्स को इवोपरेट करके कंसनट्रेट प्रोडक्ट जो है वो देता है। सो लेट्स स्टार्ट। अ क्लाइंबिंग फिल्म vertical log tube evaporator is a type of evaporator that is essentially a shell and tube heat exchanger। मीन्स कि ये जो क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्लाइंबिंग होती होगी लिक्विड की और एक फिल्म फॉर्म होती होगी। तो ये जो क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर है ये एक वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब इवोपरेटर है और ये एक इवोपरेटर का टाइप है जिसके अंदर असेंशली जो हमने हीट एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर देखा था, हमने पहले स्टडी किया था हीट ट्रांसफ़र के अंदर इक्विपमेंट्स के अंदर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, जिसमें हमने कहा था कि एक शेल होता है जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं और इन ट्यूब्स के बीच में एक फ्लूइड होता है और ट्यूब्स के बाहर दूसरा फ्लूइड होता है और उनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है। जो हाई टेम्परेचर वाला हाई हीटिंग वाला जो लिक्विड होता है वो कूलर लिक्विड को या कम टेम्परेचर वाले लिक्विड को हीट एक्सचेंज कर रहा होता है। तो उसी पे बेस्ड होता है ये क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर। थर्स इट इज़ ऑल्सो नॉन एज राइजिंग फिल्म इवोपरेटर, इसीलिए इसे राइजिंग फिल्म इवोपरेटर भी बोला जाता है। दिस इवोपरेटर इज सुपीरियर टू फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर एज द अपस्ट्रीम फिल्म मूवमेंट कोजेज सम पार्टिकल्स टू रिमेन इन द फीड स्ट्रीम। अब इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है ना वो क्लाइंब करता है बेसिकली। अब सारे लिक्विड पार्टिकल्स तो क्लाइंब कर नहीं पाते हैं, तो इस वजह से कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो फीड स्ट्रीम में ही रह जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर नहीं है, क्लाइंबिंग फिल्म है। फॉलिंग फिल्म में तो क्या होता है ऊपर से नीचे गिरता, तो उसकी वजह से पूरा प्रॉपरली ग्रेविटेशन की वजह से इसमें मूवमेंट हो रहा होता, क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता, अपस्ट्रीम हो रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, राइजिंग हो रहा होता है। तो इस राइजिंग की वजह से अपस्ट्रीम फिल्म जो है वो फॉर्म होती है, अपस्ट्रीम फिल्म का फॉर्मेशन होता है, मूवमेंट होता है और इसकी वजह से कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो फीड स्ट्रीम में ही रह जाते हैं। द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर मेक्स इट सुटेबल फॉर सच वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, तो इस अनडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस कम्प्लीटली जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सो क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर के हमने अंदर क्या देखा कि क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर में लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो वर्टिकली होती प्लेस्ड होती हैं और ये जो होता है ये शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसलिए इसे राइजिंग फिल्म इवोपरेटर भी बोला जाता है। इसके अंदर जो इवोपरेटर है उसके अंदर जो लिक्विड हो रहा होता है वो क्लाइंब होता है और क्लाइंब होने की वजह से इसमें अपस्ट्रीम फिल्म का मूवमेंट होता है और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फीड स्ट्रीम में ही रह जाते हैं और कम्प्लीटली राइजिंग उनका नहीं हो पाता है, कम्प्लीटली हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है और इस अनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसका कुछ स्पेसिफिक वैरायटी की जो एप्लीकेशंस होती हैं वहीं पर इसका यूज़ होता है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर।
देन कम्स इट्स एप्लीकेशन, कि इस तरीके का जब ये इवोपरेटर है तो हमने कहा कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही इसका यूज़ किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट है इसके एप्लीकेशंस में कि अ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर इज़ यूज फॉर इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट। मीन्स की जो लिक्विड वेस्टेज होता है या सीवेज का ट्रीटमेंट के लिए जो डिस्चार्ज होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स की जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है वो अपने वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए और जो सीवेज का वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये जो है क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है, इट कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स एंड फॉर द जूस कंसनट्रेशन एंड फूड प्रोसेसिंग। मीन्स कि इसका यूज़ जो है वो पॉलीमर्स के प्रोडक्शन के लिए, जो जूस होते हैं उनको कंसनट्रेट करने के लिए और फूड्स की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। देन इट इज़ यूज इन द थर्मल डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। मीन्स कि जो सी का वाटर होता है उसका डीसैलिनेशन प्रोसेस करके, मीन्स कि उससे वाटर को रिमूव करके थर्मली उसमें से सॉल्ट जो बनाने का प्रोसेस किया जाता है, NaCl जो सेपरेट करने का काम किया जाता है, उसके लिए भी थर्मल फिल्म इवोपरेटर का यूज़ किया जाता है, जो कि हमने लास्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर में भी देखा था कि वो भी NaCl या सॉल्ट बनाने के काम आ रहा था। एज द सेम ये भी वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। देन इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन द फार्मास्यूटिकल स्पेशली फॉर सॉल्वेंट रिकवरी। तो सॉल्वेंट की रिकवरी करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका मेन यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट है कि इट इज़ यूज फॉर रीबॉयलर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम्स। मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम्स में जो रीबॉयलर्स होते हैं, एज एन रीबॉयलर्स इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या क्या एप्लीकेशंस देखे क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर के। फर्स्ट कि ये इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, ये पॉलीमर्स के प्रोडक्शन के लिए, जूस की कंसंट्रेशन के लिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देन ये सी वाटर से थर्मल डीसैलिनाइजेशन यानी कि नमक निकालने के लिए काम आता है। और फोर्थ है कि ये सॉल्वेंट की रिकवरी के लिए मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट है कि डिस्टिलेशन कॉलम्स के अंदर जहाँ रीबॉइलिंग की जाती है तो एज एन रीबॉयलर्स इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हुई क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर्स की एप्लीकेशंस। देन आता है इस क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर का प्रिंसिपल, जिस पे ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है। सो द थ्योरी ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर इज दैट द असेंडिंग फोर्स ऑफ द stream produced during the boiling causes liquid and vapors to flow upstream in the parallel flow। मीन्स कि ये जो क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर है इसकी मेन बेसिक थ्योरी क्या है कि इसमें एक असेंडिंग फोर्स लगता है स्टीम का, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग होती है वो कोज होती है लिक्विड की और वेपर्स बनती हैं। और ये जो लिक्विड के वेपर बनने की प्रोसेस है ये पैरेलल फ्लो में चल रही होती है किसी भी ट्यूब्स के अंदर। मीन्स कि इसमें जो वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर स्टीम होती है, उसके बाहर लिक्विड्स होता है। वो लिक्विड क्या हो रहा होता है, उस स्टीम की वजह से बॉयल हो रहा होता है, उसकी फिल्म बन रही होती है और इसमें इसको ऊपर क्लाइंब करवाने के लिए एक असेंडिंग फोर्स लग रहा होता है। एट द सेम टाइम द प्रोडक्शन ऑफ वेपर्स इंक्रीजेज द प्रोडक्ट टू प्रेस एज इन थिन फिल्म्स ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब्स एंड द लिक्विड राइजेज अपवर्ड। मीन्स कि ये भी बोल रहा है कि जब लिक्विड्स ऊपर जा रहे होते हैं और जो वेपर्स बन रही होती है पैरेलल फ्लो के अंदर, तो उसी सेम टाइम पे जिस टाइम पे लिक्विड से वेपर बन रही होती है उसी टाइम पे जैसे जैसे वेपर इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे प्रोडक्ट जो है वो एज इन प्रेस्ड होता जाता है थिन फिल्म की तरह वॉल पे। मतलब जो ट्यूब्स होती हैं उसकी वॉल पे एज इन थिन फिल्म ये लगता जाता है और जो लिक्विड होता है वो अपराइज होता जाता है। मीन्स कि ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है और फिल्म इस तरीके से बनती जाती है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर के अंदर क्या होता होगा कि जो लिक्विड है वो क्लाइंब कर रहा होता है और फिल्म बन रही होती है। तो बिल्कुल वही इसका प्रिंसिपल है कि जो क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर है इसके अंदर एक असेंडिंग फोर्स लग रहा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टीम के ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये जो स्टीम का फोर्स लग रहा होता है ये बॉइलिंग कोज करता है लिक्विड्स की और वेपर्स बनाता है।
पैरेलल फ्लो के अंदर, और उसी टाइम पे वेपर्स के बनने की वजह से वेपर्स इंक्रीज होती जाती हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो एज एन थिन फिल्म वॉल पे डिपॉजिट होता जाता है ट्यूब्स के, और फाइनली जो लिक्विड है वो अपवर्ड राइज होता जाता है। तो इस तरीके का बेसिक प्रिंसिपल होता है क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर का। देन आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो आप इसकी यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसके अंदर वर्टिकली ट्यूब्स प्लेस्ड होती हैं, एक वॉल होता है जिससे कि स्टीम इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रोडक्ट ऊपर बनता जाएगा और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ में जो वेपर्स बनती जा रही है वो ऊपर से निकलती जाएंगी। फिर नीचे से हम क्या करते हैं, फीड को इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, और इसकी जो कंडेंस्ड और नॉन कंडेंस्ड गैसेस होती हैं उनके निकलने के लिए भी एक स्पेसिफिक वॉल लगा रहता है। तो हमें क्या समझ में आया इसकी कंस्ट्रक्शन को देख के, जो कि हम प्रिंसिपल में अभी देख के आए हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर लिक्विड जिसे इवोपरेट किया जाना है वो क्लाइम हो रहा होता है, और वो फीड कहाँ से दिया जाता है, नीचे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो जब राइज होता है तो यहाँ पे एक स्टीम का वॉल है जिससे स्टीम उसे प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि जो लिक्विड है वो इवोपरेट होता है और उसकी वेपर्स बनती है, और जैसे जैसे वेपर्स बनती जाती हैं वैसे वैसे यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे एज एन थिन फिल्म डिपॉजिट होता जाता है और हमें मिलता जाएगा, ऊपर से वेपर्स मिलती जाएंगी। तो इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन में कि अ राइजिंग फिल्म इवोपरेटर, और वी कैन सी RFE, इसको RFE भी हम बोल सकते हैं, इज एन वर्टिकल शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि ये जो होता है ये हीट एक्सचेंजर में जो हमारे शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है उस पर ये बेस्ड होता है, और इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं। तो इसलिए इसे वर्टिकल शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, विथ एन वेपर लिक्विड सेपरेटर माउंटेन एट अ टॉप। तो ऊपर में क्या होता है, जैसे जैसे लिक्विड ऊपर राइज होता है तो एक कंसनट्रेटेड लिक्विड बनता है, तो लिक्विड और वेपर का एक्सचेंजर होता है टॉप की तरफ। फिगर 5.3 यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वेपर और प्रोडक्ट आपके सेपरेट होंगे। देन ट्यूब्स कैरिंग द स्टीम इंटरनली आर प्लेस्ड वर्टिकली इन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इवोपरेटर चैनल। मीन्स कि जो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर स्टीम इंटरनली कैरी होगी वो वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं, और सिलेंडर के बॉटम में एक इवोपरेटर चेम्बर होता है जहाँ पे इवोपरेशन प्रोसेस हो रही होती है, फीड इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को देख के हमें क्या पता चला कि ये जो क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर है ये वर्टिकल शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसे राइजिंग फिल्म इवोपरेटर भी बोला जाता है। इसके अंदर एक लिक्विड वेपर सेपरेटर माउंटेन किया गया है ऊपर टॉप के अंदर, और जो चैम्बर है हमारा वर्टिकल सिलेंडर है उसके बॉटम में क्या है, इंटरनली स्टीम कैरिंग जो है वो ट्यूब्स प्लेस्ड होती हैं। तो ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आता है इस क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर की वर्किंग। सो द लिक्विड टू बी कंसनट्रेटेड इज फीड एट द बॉटम ऑफ द हीटेड ट्यूब बंडल। मीन्स कि जो हीटेड ट्यूब बंडल्स होती हैं जिसमें हमारी हीटिंग प्रोसेस होगी उनके नीचे जो है वो लिक्विड जिसे कंसनट्रेट किया जाता है वो एज एन फीड बॉटम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड द फीड इज हीटेड विथ स्टीम कंडेंसिंग ऑन आउटसाइड ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द शेल साइड। मीन्स कि जिस फीड को हीट किया जाना है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, फिर स्टीम को इंट्रोड्यूस करेंगे और एक आउटलेट होता है जहाँ से जो कंडेंस्ड ट्यूब्स होती हैं, कंडेंस स्टीम होती है वो उस ट्यूब से बाहर आ रही होती हैं, एंड दिस प्रोड्यूसेस स्टीम एंड वाटर वेपर विद इन द ट्यूब ब्रिंगिंग द लिक्विड इनसाइड टू बॉयल। और इसकी वजह से जो हमने स्टीम प्रोवाइड करी है वो और जो उसकी वेपर्स बन रही होती हैं वो ट्यूब के अंदर क्या करती हैं, लिक्विड को बॉयल करती हैं, एंड द प्रोडक्ट सर्कुलेशन इज बाय नेचुरल कन्वेक्शन। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू सर्कुलेट होता है। तो हमने यहाँ पे हीटिंग का कौन सा प्रोसेस देखा कि हमने मैकेनिज्म देखी थी हीट एक्सचेंज की, हीट ट्रांसफ़र की, जहाँ हमने कहा था कि 3
बेसिक मैकेनिज्म होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस की बेसिस पे, उसके बिहाफ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो हमने वर्किंग में क्या देखा कि जो हमारा फीड है जिसे हमें कंसंट्रेट करना है वो हम उस हीटेड ट्यूब बंडल के नीचे से उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। देन हम एक स्टीम का वॉल होता है, वहाँ से स्टीम को इंट्रोड्यूस करेंगे, और एक नीचे वॉल होता है जिससे कि जो कंडेंस्ड स्टीम होती है, कंडेंस वेपर होती है, वो बाहर निकल जाती हैं। और ये जो स्टीम है और जो वेपर है ट्यूब के अंदर, वो लिक्विड को बॉयल करती हैं। लिक्विड बॉयल होगा और साथ में वो क्लाइम करेगा, क्लाइम करने के साथ साथ वो एक थिन फिल्म बनाता हुआ जाएगा, और ऊपर से वेपर्स बाहर आती जाएंगी और एक साइड से आपका प्रोडक्ट बाहर आता जाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट का सर्कुलेशन हुआ है वो नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हुआ है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर। नेक्स्ट आते हैं इस क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर के एडवांटेजेस और वी कैन से मेरिट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंपैरेटिव टू अदर्स। सो द मेन एडवांटेज ऑफ rising film evaporator is the low residence time of liquid feed in the evaporator compared to other evaporators। मीन्स कि अगर हम अदर इवोपरेटर से कंपेयर करें तो इस इवोपरेटर के अंदर जो फीड का रेसिडेंस टाइम होता है, मीन्स कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हीटिंग और वी कैन से इवोपरेशन, वो इसके अंदर सबसे कम होता है। तो सबसे कम टाइम के अंदर जिसमें इवोपरेशन होता है वो है आपका राइजिंग फिल्म इवोपरेटर। तो ये इसका सबसे मेन एडवांटेज है। देन सेकेंड है कि इट हैज़ रिलेटिवली हाई heat transfer coefficient that reduces the overall heat transfer area required, which in turn will lower the initial capital cost of evaporator। मीन्स कि सिर्फ ये एक ऐसा evaporator है जिसकी कंपैरेटिव टू अदर इवोपरेटर्स हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट की जो रेट है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड के लिए एरिया है वो कम हो जाता है। मीन्स कि कम एरिया के अंदर ज़्यादा हीटिंग ये प्रोवाइड करता है, और इसकी वजह से जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है इवोपरेटर की वो भी कम हो जाती है। देन थर्ड है कि इट इज़ ईजियर टू क्लीन द ट्यूब्स। मीन्स कि इसकी ट्यूब्स को आप कंपैरेटिवली इजीली क्लीन कर सकते हैं। एंड द फोर्थ इज़ थर्मोसिफॉन एक्शन एलिमिनेट्स द नीड फॉर सर्कुलेशन पंप। मीन्स कि हमने इसमें लास्ट वर्किंग के अंदर भी बोला कि नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होता है, तो हमें इसके अंदर कोई स्पेसिफिक थर्मोसिफॉन एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सर्कुलेशन पंप को लगाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि इसके अंदर क्योंकि नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा होता है, नेचुरली ही ये इतना इफ़ेक्टिव होता है कि हमें इसमें कोई सर्कुलेशन पंप की एक्स्ट्रा इसमें नीड नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर थर्मोसिफॉन एक्शन हो रहा होता है। तो हमने क्या क्या इसके एडवांटेजेस देखे। फर्स्ट कि ये जो राइजिंग फिल्म इवोपरेटर है इसके अंदर रेसिडेंस टाइम जो है लिक्विड फीड का वो कंपैरेटिव टू अदर इवोपरेटर्स बहुत कम होता है, और यही इसका मेन एडवांटेज है। सेकेंड हमने कहा कि इसकी जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो रिलेटिवली हाई होता है, और इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र एरिया है जो रिक्वायर्ड है हीटिंग के लिए वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है इवोपरेटर की वो कम हो जाती है। देन थर्ड है कि इसमें जो ट्यूब्स हैं उनको क्लीन करना इजी होता है। फोर्थ है कि इसमें सर्कुलेशन पंप की जो नीड है वो नहीं होती है, क्योंकि इसमें थर्मोसिफॉन एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर। नेक्स्ट आते हैं इस क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर के डिसएडवांटेजेस। सो इसकी डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि इट रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर स्पेस एंड इट इज़ हैवी। मीन्स कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसके लिए जो फ्लोर स्पेस चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए वो ज़्यादा होता है, और सेकेंडली ये हैवी होता है, तो इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया भी नहीं जा सकता। मीन्स के लिए इसके लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने के लिए। देन सेकेंड है कि इट हैज़ पुअर हीट ट्रांसफ़र एट लो टेम्परेचर डिफरेंस। मीन्स कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ तो फिर इसमें हीट ट्रांसफ़र जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, पुअर हीट ट्रांसफ़र इसमें होता है।
देन थर्ड है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द थर्मोलेबाइल मटीरियल्स, मीन्स कि वो सब्सटेंस जो कि हीट से डिग्रेड हो जाते हैं, हीट से अफेक्ट होते हैं, उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। देन फोर्थ है कि इट इवोपरेट्स प्रोडक्ट ऑफ लो विस्कोसिटी एंड हैव मिनिमम फ्लॉगिंग टेंडेंसीज। तो ये जो लिक्विड है, तो इसमें जब इवोपरेट होता है लिक्विड, तो जो प्रोडक्ट है वो अगर लो विस्कोसिटी का है तो लो विस्कोसिटी के प्रोडक्ट को ये इवोपरेट कर देता है और इसकी मिनिमम फ्लॉगिंग टेंडेंसीज होती हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस में हमने क्या क्या देखा कि फर्स्ट तो इसके लिए लार्ज फ्लोर स्पेस चाहिए, सेकेंडली ये हैवी होता है, इसको इजीली मूव नहीं किया जा सकता, देन इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र भी पुअर होता है अगर लो टेम्परेचर डिफरेंस है, देन थर्ड है कि जो थर्मोलेबाइल मटेरियल्स होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होता है, और फोर्थ है कि ये जो इवोपरेटर है ये लो विस्कोसिटी के प्रोडक्ट्स को इवोपरेट करता है, मींस कि ऐसे लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, हाई विस्कस लिक्विड्स को ये अच्छे से इवोपरेट नहीं कर पाता है क्योंकि इसके अंदर क्लाइंबिंग करनी होती है। तो अगर लिक्विड जो है हमारा वो ज़्यादा विस्कस होगा तो वो अपनी थिकनेस की वजह से प्रॉपरली क्लाइंब नहीं कर पाएगा और इसमें मिनिमम फ्लोगिंग टेंडेंसीज इसकी होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एसोसिएट विद क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर। देन आते हैं इस क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर के एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, उसी को हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं कि फर्स्ट द थर्मल डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि जो सी का वाटर है उसका डीसैलिनेशन करने में, मीन्स कि उससे सलाइन जो मटेरियल है उसको हटाने में थर्मली इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन सच एज प्लांट एक्सट्रैक्ट, मीन्स कि जो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं उनके जो डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं उनको कंसंट्रेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड, इट इज़ यूज एज अ रीबॉयलर टू डिस्टिलेशन कॉलम, मीन्स कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जब रीबॉयलर का रिक्वायरमेंट होता है तो एज एन रीबॉयलर इसका यूज़ किया जाता है। और फोर्थ, इट इज़ एन इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव ऑफ फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर फॉर मॉडरेट वैक्यूम, मीन्स कि मॉडरेट वैक्यूम पे ये जो है वो फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर का एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिकल यूज़ है। तो हमने क्या क्या इसके एप्लीकेशंस देखे, फर्स्ट कि सी वाटर के थर्मल डीसैलिनेशन में इसका यूज़ करेंगे। सेकंड, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर एन एग्जांपल प्लांट एक्सट्रैक्ट के जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनको कंसंट्रेट करने में इसका यूज़ करेंगे। थर्ड, जो डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं उसमें एज एन रीबॉयलर इसका यूज़ करेंगे। और फोर्थ, जो कि फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर है तो उसका ये एक इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव है, मीन्स कि जो फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसमें ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है वो। तो अगर इकोनॉमिकल यूज़ की बात करें तो ये कंपैरेटिवली कम प्राइस में आपको सेम इफ़ेक्ट देगा। तो मॉडरेट वैक्यूम पे आप इसको यूज़ कीजिए और ये फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर का एक अल्टरनेटिव इक्विपमेंट होता है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है हमारा थर्ड इवोपरेटर, दैट इज़ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर, और वी कैन से राइजिंग फिल्म इवोपरेटर, और इन शॉर्ट वी कैन से RFE, जिसमें हमने क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर का सबसे पहले इंट्रोडक्शनी पार्ट देखा, फिर हमने इसका बेसिक प्रिंसिपल देखा, इसका कंस्ट्रक्शन देखा, इसकी वर्किंग देखी, इसके एप्लीकेशंस देखे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, देन हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है थर्ड इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे, दैट इज़ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवोपरेटर। So for now, thank you and all the best.